हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक विषय गणित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित के बारे में अध्याय जो फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उस अध्याय से संबंधित हम 2013 से लेकर 2024 तक 2024 तक बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी का हल देखेंगे। तो अगर आप इन प्रश्नों को कर देते हो अच्छे से तो पूरे चैप्टर का आपका एक बार रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं 2024 का पेपर, फिर हम 2023, इस प्रकार से हम 2013 तक जाएंगे। पिछले 12 सालों के पेपर का हम एनालिसिस करेंगे इसके अंदर। और लगभग हर साल लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस संख्या चेंज की जाती है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 2024 में पहला प्रश्न पूछा गया था, ये पिछले साल का जो पेपर है 2024 में। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 27 है। महत्तम समावर्तक का मतलब है, इसको कहते हैं म स प, इसको कहते हैं म स प, इंग्लिश में कहेंगे HCF। ये प्रश्न करेंगे तो पूरे एक बार आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। आप इसको पूरा देखें। लघुत्तम समावर्तीय 162 है। लघुत्तम समावर्तीय का मतलब है लस। देखो मस प नहीं बोलते, पूरा मस ही बोलते हैं ना इसको इसको मस ही बोलते हैं। और लसप को क्या बोलते हैं, पूरा लस प बोलते हैं। लसप को इंग्लिश में कहेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है जो आपने पढ़ा होगा, आसान सा सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ इंटू एलसीएम मतलब लसब इंटू मसब या मसब इंटू लसब। बस ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें दूसरी संख्या को अपन x मान लेते हैं। तो x गुणा पहली संख्या कौन सी, 54, बराबर में HCF कितना है 27 और एलसीएम कितना है 162। अब 54 प्लस का इसको उधर भाग में भेज दीजिए। तो 27 गुणा 162 बटे में आ जाएगा 54। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 27 के पाड़े से कट रहा है। 27 का पाड़ा एक बार, 27 का पाड़ा दो बार, और 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें जाएगा 8 और फिर एक बार। तो x बराबर आ गया 81। x का मतलब है दूसरी संख्या। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है ए ऑप्शन। बेहद आसान प्रश्न था। ऐसा प्रश्न लगभग आगे भी आप देखोगे ना, पिछले जो साल है उसके अंदर भी ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ लगभग वही आती है। अभी हाफ ईयरली का एग्जाम भी आने वाला है तो उसमें भी ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम हर चैप्टर का पूरे 12 सालों के पेपर का एनालिसिस करेंगे इसके अंदर। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और y बराबर है 2 की घात 2 और गुणा 3 की घात 2, तो x व y का लघुत्तम समावर्तीय लसप ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्या लिखी हुई है, x बराबर 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 और यहाँ 3 गुणा 3। ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। y है 2 गुणा 2, 2 की घात 2 है, और 3 गुणा 3, 3 की घात भी 2 है। अब आपको ज्ञात करना है एलसीएम मतलब लसब, किसका, x और y का। लसब में क्या करते हैं अपन, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार संख्या आई उसको लेते हैं। देखिए तो x में 2 जो है 3 बार आया हुआ है और इसमें 2 बार आया हुआ है, तो 2 को आप 3 बार लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया वो लेना, दोनों में कॉमन होना जरूरी नहीं है। इसमें भी 3 2 बार, इसमें भी 2 बार है, तो 3 कितनी बार लेंगे, 2 बार। ऐसे नहीं 4 बार ले लो, 4 बार नहीं लेना, 2 बार लेना। अब गुणा कर देते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 3 72। तो आंसर आ गया 72। ये था 1 नंबर का प्रश्न जो 2024 के पेपर में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, ये प्रश्न पूछा गया था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले साल पे 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ऐसा प्रश्न जो है पहले भी कई सालों में पूछा गया है। √5 की जगह √3 कर देते हैं, √6 कर देते हैं। तो इसको मैं एक बार पूरा तरीके से बता देता हूँ, आगे कोई सवाल आएगा तो अपन उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपन को सिद्ध करना है उसको मानेंगे उल्टा। जैसे सिद्ध अपन को क्या करना है, ये अपरिमेय संख्या, मानेंगे क्या इसको परिमेय। इस प्रश्न का आपको तरीका याद होना चाहिए। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध हमें करना है अपरिमेय पर, मानेंगे क्या परिमेय संख्या। तब अब परिमेय संख्या होती है तो उसको बटे में लिख सकते हैं अपन। तो √5 को हम लिखेंगे a/b। कई टीचर p/q से भी करवाते हैं, वो भी सही है। और b का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या है, a व b क्या है, सह अभाज्य संख्याएं है, अभाज्य संख्याएं है। अर्थात असहभाज्य का मतलब क्या है वो देखिए, अर्थात a व b का एक के अलावा या एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये होता है इसका मतलब, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रश्न में हमने ये मान लिया कि a व b सहभाज्य संख्या है और a व b का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसको हल करते हैं। इसमें करेंगे वज्र गुणा। तो √5 का b से गुणा हो जाएगा, √5b बराबर में है a। अब दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे √5 का वर्ग 5, b का वर्ग b² और a का वर्ग a²। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, आगे काम आएगा हमारे। अब 5 गुणा में है, चला जाएगा भाग में, बराबर हो गया a²/5। अब a²/5 का मतलब है कि 5 a² को विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे 5 जो है a² को विभाजित करता है, मतलब 5 का भाग a² में जाता है, 5 a² को विभाजित करता है। अतः 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है जो आपने पढ़ा है। 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। देखो 5 a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 a का क्या गुणनखंड है, तो इसलिए 5 जो है a का एक गुणनखंड है। अगर किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग जा रहा है, इसका मतलब वो उसका क्या है, गुणनखंड है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना, देखिए यहाँ जो ये चीज़ हमने समीकरण 1 में लिखी है ना, जिसके गुणा में कुछ नहीं है, देखो b² के गुणा में तो 5 है, a² के गुणा में कुछ नहीं है, तो हम a को मानेंगे, a बराबर मानेंगे 5c। यहाँ जो भी संख्या होती है वो 5 है तो 5 लेना है, 3 है तो 3 लेना है, इस प्रकार से। तो a बराबर मानेंगे 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। ये हमने क्या मान लिया, c को एक पूर्णांक मान लिया, एक नया पूर्णांक है। अब ये जो हमने a बराबर 5c माना है, ये हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से 1 में रखेंगे तो 5b² का 5b² बराबर a², a की जगह हो जाएगा 5c²। तो 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25 और c², दोनों तरफ 5 से काट देते हैं, तो यहाँ b² बराबर क्या बचा, 5c²। अब c² के गुणा में 5 है तो 5 आ जाएगा भाग में, b²/5 बराबर में क्या बचा, c²। अब इसका मतलब है, देखो b²/5 का क्या मतलब है कि 5 जो है b² को विभाजित कर रहा है, 5 जो है b² को विभाजित करता है, इसका मतलब ये है 5 b² को विभाजित करता है। अतः 5 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है, आप किताब में देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो अगर 5 b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो b का एक गुणनखंड है, b का एक गुणनखंड है। ये यहाँ तक हमने इस प्रश्न को कर दिया है। अब देखिए 5 a का भी एक गुणनखंड है और 5 b का भी एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार
जो 5 है वो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों है उभयनिष्ठ? क्योंकि ये दोनों का गुणनखंड ए का भी है और बी का भी है। इस प्रकार 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रश्न में क्या भाषा लिखनी पड़ती है? तो 5 जो है ए का भी गुणनखंड है और बी का भी गुणनखंड है, जो कि इस बात का विरोध करता है, इस बात का विरोध करता है कि ए व बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने शुरू में यही माना था कि जो ए व बी है ना वो सहभाज्य संख्या, मतलब इनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि हमने प्रश्न को हल किया तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आ गया, कौन? 5। तो इस प्रकार जो है हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। हमने जो माना है ना वो गलत माना है। हमारी परिकल्पना गलत है। हमारी परिकल्पना क्या है? गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस प्रश्न को पूरा करने का तरीका है। हम मानेंगे इसको परिमेय और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और लास्ट में हम जाके क्या करेंगे, इसको उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या पूरा एकदम पूरा तरीका है कि कैसे करना है आपको। ठीक है, आगे इसका कोई प्रश्न आएगा तो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ इसको, है ना। वहाँ मैं वापस एक्सप्लेन तो कर दूँगा, पर यहाँ से इसको पूरा का पूरा कॉपी अपन कर देते हैं। ये अपन इसको पूरा का पूरा कॉपी कर देते हैं, आगे काम आएगा अपने। ठीक है, तो ये एक तरीका था, क्योंकि इसमें थोड़ी भाषा है और ध्यान रखना है कि तरीका क्या है। देखो तरीका यही है कि इसका गुणनखंड कोई है नहीं। ठीक है, इसका गुणनखंड अपन क्या मान रहे, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यहाँ गुणनखंड एक आ रहा है, दोनों का गुणनखंड। बस यही तरीका है इसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका कोई आ जाता है। ये प्रश्न 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये था 2024 का पेपर। अब हम आगे देखते हैं इसको। अब आ गया 2023 का पेपर। ठीक है, 2023 का पेपर लेते हैं अब। तो वीडियो में आप पूरा बने रहे, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता चले कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। अब हम 2013 तक जाएंगे ऐसे, और कोई प्रश्न रिपीट भी होगा आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। सबसे पहले 196 जो है इसके करने हमें अभाज्य गुणनखंड। तो 196 के हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग जाएगा 9 बार, फिर जाएगा 8 बार, फिर और 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग जाएगा 47 बार, सॉरी 47 नहीं 49 बार जाएगा, 49। अब 49 जो 7 का वर्ग है इसमें 7 का भाग जाएगा। इस प्रकार हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो 196 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 और गुणा 7 की घात 2। अब इसमें घातों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो यहाँ पे घाते जो है इनका योग कर लो। इसकी घात 2 है और इसकी घात भी 2 है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। 2 + 2, तो घातों का योग कितना आ गया 4। तो इस प्रश्न का आंसर है स ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है खाली जगह में क्या आएगा वो पूछा आपसे। 95 और 152 का महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा, आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 95 सबसे पहले चेक करते हैं 2 का भाग। 2 का भाग कब जाता है, जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। फिर चेक करते हैं 3 का भाग। 3 का भाग कब जाता है, जब संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है। तो 9 और 5 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 का भाग जाता नहीं है, तो सीधा 5 का भाग देंगे। अब 5 का भाग जाएगा इसमें पहले 1 बार, फिर जाएगा 9 बार, 19 बार। अब 19 एक अभाज्य संख्या, तो 19 में 19 का ही भाग जाएगा। तो ये हमने 95 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब हम करेंगे 152 के। 152 में सबसे पहले हम देखेंगे 2 का भाग। 2 का भाग जाएगा पहले 7 बार, फिर जाएगा 6 बार, और 2 का भाग देखेंगे इसमें। तो 2 का भाग जाएगा इसमें पहले 8 बार, फिर 8 बार, 8 बार नहीं जाएगा सॉरी, पहले जाएगा 3 बार, फिर जाएगा 8 बार। उसमें 2 का भाग और जा रहा है 19 बार, और 19 में 19 का जाएगा 1 बार। अभी खाली जगह का सवाल है तो मैं यही बता देता हूँ।
एचसीएफ क्या करते हैं अपन, जोड़ा बनाते हैं ना, जोड़ा किस किस का बन रहा है। तो इन दोनों का बाजी गुणनखंड देखो 19 इसमें भी है 19 इसमें भी है, तो सिर्फ एक 19 ही जो है दोनों में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 19। इसी का लसब पूछा होता ना, तो लसब में देखो 2 3 बार आता, 5 भी आता, दोनों में होना जरूरी नहीं है, और 19 भी आता। इन सबको गुणा करने पे क्या आ जाता है, इसका एलसीएम। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न आए हुए। अब है 2022 का पेपर। 2022 के पेपर के प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें से अपरिमेय संख्या बतानी है। देखिए अपरिमेय संख्या जो है, इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो है ना, इसका दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। एक तो होता है शांत, जैसे मैंने लिखा 1/5, तो ये शांत दशमलव है, क्योंकि ये इसको भाग लगाएंगे 0.2, भाग खत्म हो जाएगा। एक होता है अशांत, और अशांत में भी कौन सा, आवर्ती, मतलब कोई अंक है बार बार आएगा। जैसे मैंने लिखा 1/3, तो इसको आप करते जाएंगे तो 3 3 3 ऐसे आता जाएगा, और इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या 2 प्रकार से होती है, शांत और अशांत आवर्ती। नेक्स्ट होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जो संख्या होती है, इनका दशमलव प्रसार जो है 1 प्रकार का ही होता है, जिसको बोलते हैं अशांत। शांत ये भी नहीं होता है, अशांत, बस ध्यान रखना अनावर्ती, कोई भी अंक बार बार नहीं आता है। जैसे मैं लिखूँ 0.10, फिर 100, 100, 140, इस प्रकार से ये जो है, ये कैसी संख्या है, अशांत अनावर्ती, मतलब अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अपरिमेय है। 2 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। अगला 2.23, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2.23 ऐसे बार बार आता रहेगा। और ये इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या था, अशांत आवर्ती, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। जी 2.23 ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए 2 3, फिर 2 4 2 5, तो कोई भी अंक बार बार नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर है ब। ये ब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न भी आप ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समावर्ती, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो एलसीएम जब ज्ञात करना हो दो संख्याओं का, तो आप साथ में भी ज्ञात कर सकते हो, अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हो। साथ में कैसे ज्ञात करेंगे, मैं साथ में बता देता हूँ। सिर्फ एलसीएम पूछे ना, आप साथ ही निकाला करो, ताकि टाइम बचेगा। एचसीएफ भी होता तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 72 में 36 बार, 120 में 60 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 36 में 18 बार, 60 में 30 बार, 2 का भाग लगाएंगे 18 में 9 बार, और 30 में 15 बार। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का लगाएंगे, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर 3 का भाग और जा रहा है 1 बार, और 5 ऐसा कैसा, और 5 में भाग जा रहा है 1 और 1। अब हमें इसका ज्ञात करना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसा आएगा, इन सब का आगे जो संख्या आई है उनका गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार है, 3 2 बार है, और गुणा 5। तो गुणा करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया 72, 72 इंटू 5 करके देख लीजिए। 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 7 35, और 1 36। तो एलसीएम आ गया 360। ये था 1 नंबर का प्रश्न। तो आप ऐसे फटाफट इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है, दो संख्या 616 और 32 का क्या निकालना है, महत्तम समावर्तन, मतलब एचसीएफ। वही रेगुलरली सवाल है, एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहे हैं। 616, इसमें भाग देंगे 2 का भाग जाएगा 308 बार, फिर 2 का भाग और देंगे, इसमें जाएगा भाग 15 और 4 बार, 154 बार। फिर 2 का भाग जाएंगे 7 और 7 77 बार, 77 में 7 का भाग जाएगा 11 बार, और 11 में किसका भाग जाएगा, 11 का 1 बार। आगे लेते 32 में 2 का भाग 16 बार, 2 का भाग 8 बार, 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, और 2 का भाग 1 बार। फिर हमें क्या करना है, इन संख्याओं को लिखना है। 616 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। फिर हम लिखेंगे 32 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमें ज्ञात क्या करना, एचसीएफ। एचसीएफ ध्यान रखना, हमेशा क्या करना, पेयर बनाना है ना, जोड़ा बनाना। तो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, और किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। और जो जोड़ा बनता है उसमें से आपको क्या करनी है, एक संख्या लेनी है।
तो यहाँ पे HCF निकालेंगे तो जो जोड़ा बना उसमें से एक एक अंक बाहर लेना है। तो इसका HCF आ जाएगा 8। 2 × 2 4, 4 × 2 8। ये प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का 2023 के पेपर, सॉरी 2022 के पेपर में। अब अगला पेपर है 2021 का। तो 2021 में क्या किताब पहले वो दूसरी थी, उसमें क्या है कि वास्तविक संख्या चैप्टर था नहीं, क्योंकि पहले राजस्थान बोर्ड की किताब चलती थी, NCERT में वास्तविक संख्या है। तो उसमें से एक सवाल लिया मैंने, बेहद आसान सवाल है। 14 का वर्ग क्या होगा? 14 का वर्ग पूछा है तो इसका आंसर है 196। आगे है 2020 का पेपर। 2020 में का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 12,960, महत्तम समावर्तक मतलब HCF दिया हुआ 18। तो आपको पूछा लघुत्तम समावर्तीय मतलब लसअप पूछा है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। अब देखो ये सवाल 2024 का पहला सवाल ही था, उसके ऊपर देखो ये सवाल 2020 में भी पूछा गया। सूत्र होता है LCM × HCF। तो लगभग वही सवाल आ रहा है, बस संख्या चेंज करें। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं नहीं देके दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया आपको, तो 12,960 रखेंगे यहाँ पे। बराबर में LCM पता नहीं है, HCF कितना 18। LCM क्या करना है, LCM यही रहेगा, 18 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 12,960 और बटे में कितना 18। अब 18 का पारा नहीं आता तो आप 2 के पारे से काट दो इसको। 2 का भाग इसमें गया 9 बार, इसमें गया 2 का भाग 6 बार, फिर 4 बार, फिर 8 बार और फिर 0 बार। अब 6,480 में क्या करो, 9 का भाग लगा लो। तो 9 का भाग जाएगा 7 बार, 9 7 63, पीछे बचा 1, 9 दूनी 18, पीछे बचा 0 और 0 यहाँ लगा दीजिए। तो LCM आ गया 720। ये था 2020 का जो है पहला प्रश्न, 1 नंबर का सवाल था। अगला है 2019 का पेपर। अभी मैं बता रहा हूँ 20 में है ना, 20 और 21 में किताब क्या थी, दूसरी थी, तो लगभग 1-2 क्वेश्चन ही आए थे उसमें। अब 2019 का पेपर लेते हैं। इस प्रकार हम 2013 तक जाएंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहना आप। 68 और 119 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्तक का मतलब है मसब ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। तो HCF तो अलग अलग ही, पहले अबाजी गुणनफल कर दो इसके। 68 का सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 3, फिर 4 बार, 2 का भाग जाएगा 17 बार, 17 एक अबाजी संख्या, 17 का ही भाग जाएगा। 119 में देखिए सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाता है, फिर 3 का चेक करते हैं, 9 10 11, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता है, फिर किसका भाग देंगे, 7 का। भाग हमेशा अबाजी संख्या का देना है ना, 2 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इस प्रकार से। दूसरी संख्या का भाग नहीं देना, सिर्फ अबाजी संख्या का इसके अंदर भाग देना है। अब 7 का भाग इसमें जाता कि नहीं जाता, देखो 7 का भाग जाएगा पहले 1 बार और फिर जाएगा 7 बार, है ना, 17 बार भाग है, फिर 17 का 17 के अंदर 1 बार ही जाएगा। अब 68 बराबर लिखना आपको 2 × 2 × 17 और 119 बराबर लिखना 7 × 17। अब HCF में क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं। ऐसी कौन सी संख्या दोनों में है, 17 इसमें भी 17 इसमें भी है, और कोई संख्या जो है ही नहीं जो दोनों में वो, तो इसका HCF आ गया 17। बहुत आसान चीज़ है, बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कैसे होता है। ये 1 नंबर का सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक नया प्रश्न है, अभी तक इतना ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका तरीका थोड़ा क्या है, अलग है। तो सबसे पहले तो इसको अपन मान लेते हैं, माना 7√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना, तो हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अगर ये परिमेय संख्या तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, और जहाँ b जो है 0 के बराबर नहीं है, जहाँ a व b पूर्णांक है। देखो उस सवाल में तो हमने क्या किया था, उसको सहभाज्य माना था, इसमें यहाँ पे सिर्फ क्या माना आपको, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो आपको √5 रूट वाली संख्या यहाँ रखनी, बाकी सब उधर रखना है। तो 7 गुणा में है ना, भाग में आ जाएगा, तो 7b। अब यहाँ लिखोगे आप, चूँकि a b व 7 सभी पूर्णांक है, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा a 7 और b सभी क्या है, पूर्णांक। और पूर्णांक बट्टा पूर्णांक कैसी होती है, परिमेय संख्या। तो इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। परिमेय क्यों है, क्योंकि पूर्णांक बट्टा पूर्णांक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है।
परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या तो √5 इसके बराबर है। √5 भी कैसी होगी, अपरिमेय होगी, सॉरी परिमेय होगी, क्योंकि इसके बराबर है। तो अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि होगी नहीं, बराबर है, मतलब परिमेय संख्या है। परंतु ये इसके बराबर इसलिए एक परिमेय संख्या, परंतु यह इस बात का विरोध करता है, इस बात का विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि √5 होती कैसी, अपरिमेय होती है ना, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना, हमने जो माना था ना, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। हमारी परिकल्पना इस प्रकार, हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनका तरीका थोड़ा अलग है, उनका तरीका अलग है। जैसे अपन सिर्फ अगर प्रश्न में ऐसा आ जाए √5 या √3 या √6, इनका तरीका थोड़ा बड़ा है, या फिर 1/√5, इनका भी तरीका थोड़ा बड़ा है। इनके अलावा कोई भी सवाल आ जाए तो इनका तरीका इस प्रकार से। इसमें क्या करते हैं अपन, इसको है ना, ये इधर वाला जो, इसको अपन क्या करते हैं, परिमेय बनाते हैं। तो ये भी परिमेय हो गया, जबकि ये होता कैसा है, अपरिमेय। तो इस बात का ये क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। यहाँ मैंने लिखा है ना, √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु इस बात का विरोध करता है कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने जो माना वो क्या गलत है। तो 7√5 एक ऐसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब हम लेते हैं 2018 का पेपर। 196 एक अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल बताइए। ये हमने सवाल कर दिया था, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। 196 का है तो 2 गुणा 2 की घात 2 और 7 की घात 2, तो घातों का योग बताना था। तो देखो ये सेम टू सेम सवाल वापस बोर्ड में आया है, घातों का योगफल बताया था। इसमें यही पूछा था, तो घातों का योगफल 2 + 2 कितना हो गया, 4। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और महत्तम समावर्तक 5 है तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल भी थोड़ी देर पहले आया था, बस संख्या चेंज है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, दो संख्याओं का गुणनफल, बार बार बता रहा हूँ, देखो इससे सवाल हर बार पूछे जा रहे हैं। अभी ये हाफ एग्जाम आ रहे हैं, उसमें भी काम आएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका LCM × HCF। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 525। LCM ज्ञात करना है, पता नहीं है। LCM मतलब लघुत्तम समावर्ती, और जब महत्तम समावर्तक दिया हुआ है, मतलब HCF 5 दिया हुआ। 5 गुणों में कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो 525 में किसका भाग देंगे, 5 का। बराबर में क्या रहा, LCM। तो LCM बराबर में आ जाएगा, 5 का भाग देंगे तो एक बार, फिर 0 और फिर 5, 105 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये इसका हो गया आंसर। बेहद आसान प्रश्न है। अब हम चलते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2018 का, है ना, पूरक परीक्षा होती है ना, तो उसका भी मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। 2018 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम प्रश्न पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 192, 144 और 192 का आपको क्या ज्ञात करना, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, LCM और HCF दोनों ज्ञात करने। तो सबसे पहले इनके कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 144 में 2 का भाग जाएगा 72 बार, फिर 2 का भाग और देंगे 36 बार, 2 का भाग देंगे 36 में 18 बार, 2 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग देंगे 1 बार। अगला है 192, इसमें 2 का भाग देंगे, सबसे पहले जाएगा 96 बार, 2 का भाग देंगे 48 बार, 2 का भाग देंगे 24 बार, 2 का भाग देंगे 12 बार, 2 का भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग देंगे 3 बार, और 3 का भाग देंगे 1 बार। अब इनके अभाज्य गुणनखंड आपको इसके बराबर में लिखने हैं। तो 144 में 2 कितनी बार, 3 बार है, ये 4 बार है ना, 1 2 3 4, और फिर 3 × 3। आपको अच्छे से देख के लिखना है, एकदम सही तरीके से। 1 2 3 4 5 6, तो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 6 बार है। 1 2 3 4 5 6,
और 3 हो गया यहाँ पे। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करते हैं HCF। HCF में क्या करते हैं, जोड़ा बनाना है ना, 2 का जोड़ा, फिर ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, और देखिए ये 3 का जोड़ा। जोड़ा कैसे भी बन सकता है, और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या बाहर लेनी है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा कर देते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये तो आ गया HCF। अब LCM में जोड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है और दोनों में होना ज़रूरी नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है वो देखो। इसमें 2 कितनी बार है, 4 बार। इसमें 2 कितनी बार है, 6 बार। तो 6 बार लेना आपको। उसके बाद देखिए इसमें 3 2 बार है, इसमें 1 बार। तो 3 कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है वो लेना है। अब गुणा करते, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 इंटू 2 64, और 3 इंटू 3 9, 64 इंटू 9 कर देते हैं। तो 9 चौक 36, हासिल का 3, 9 चंग 54, 54 55 56 57, 576 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये प्रश्न था अपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2018 का। अब हम लेते हैं 2017 का पेपर। इसका पहला प्रश्न है, दो संख्याओं, संख्या नहीं, यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो पूर्णांक संख्याओं का HCF व LCM 12 व 336 है। एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बस संख्या की जगह क्या लिख दिया, पूर्णांक लिख दिया। हाँ, तो आपको सूत्र लगाना है, दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल। संख्या की जगह बस पूर्णांक है, बस और कुछ फर्क नहीं है। दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, सूत्र अभी तो आपको याद हो गया होगा। सूत्र होता है LCM इंटू HCF। ये देखो अभी बोर्ड में 3-4 बार आ गया है इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल। दो पूर्णांकों का गुणनफल, तो एक पूर्णांक तो दिया हुआ है 48, दूसरा पूर्णांक पता नहीं x मान लो। LCM कितना है, LCM 336 है, और HCF कितना 12 है। 48 गुणा में भाग में भेज दो, 336। 336 का 12 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, गुणा करोगे टाइम लगेगा फालतू। 12 के 12 से काट दो, 12 का 1 बार, 12 का 4 बार। तो x बराबर 336 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो 336 में अपन को भाग देना है 4 का। 4 का भाग जाएगा, 4 8 32, पीछे बचा 1, और 4 चौक 16। तो आंसर आ गया 84। दूसरा पूर्णांक कितना आ गया, 84 आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूला याद रखो आप, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हर बार लगभग। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने 2024 का पेपर किया था, उसमें आया था √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो का वो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वापस कौन लिखेगा इतना, तो पूरा का पूरा मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इसके अंदर हम देखो चेंज कर देते हैं, बस √5 है ना, जहाँ 5 है वहाँ 3 कर दो, बस इतना सही करना आप लोग। तो मैं पूरा ही समझा देता हूँ वापस आपको, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंज है। तो इसको वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हम √3 को क्या मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या है, a व b का एक के अतिरिक्त कोई विनेश गुणनखंड नहीं है। अब वज्र गुणा करेंगे, √3b बराबर a, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग 3, और 3 गुणा में आ जाएगा भाग में। अब a² के बटे में 3 है, इसका मतलब 3 जो है a² को विभाजित करता है। अब 3 a² को विभाजित करता है, 3 a को भी विभाजित करेगा, और 3 इसका मतलब a का क्या है, गुणनखंड है। अब समीकरण 1 में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जिसके गुणा में कुछ नहीं है ना उसको मानना है। तो यहाँ पे अपन a को मानेंगे। a को मानना क्या है, 3c। वहाँ पे 5c था ना, यहाँ 5 था तो 5 माना था, 3 है तो 3 मानेंगे। अब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ है 3b², और a की जगह रखेंगे 3c, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 3 का तो 3 है, 3b² बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9c²। अब 3 से 3 कट जाएगा, इधर रहेगा 3। अब 3 गुणा में वो कहाँ आ जाएगा, भाग में। b² के बटे में 3 है, इसका मतलब 3b² को विभाजित करता है, 3b² को विभाजित करता है, 3b को भी विभाजित करेगा, और 3b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 3b का क्या है, एक गुणनखंड है। सेम टू सेम है, बस 3 की जगह 5 की जगह 3 कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार 3a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो ये पूरा का पूरा मैंने वापस आपको बता दिया कैसे करना है, क्योंकि फालतू पूरी की पूरी रामायण लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब हम पेपर लेते हैं 2017 का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। तो ये प्रश्न तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, वापस रिपीट हुआ है ना, 2017 में आया था, ये 2017 सप्लीमेंट्री में है, और ये 2017 की जो मेन परीक्षा है ना उसके अंदर आया था। मुख्य परीक्षा और सप्लीमेंट्री परीक्षा दोनों के अंदर आया हुआ है, तो इसको हम वापस नहीं करेंगे, किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाँ इसको कर लेते हैं, ये पहली बार है, इसका जैसा सवाल भी आया था। तो इसके अंदर हमें सिद्ध करना है 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका तरीका थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले तो मान लेते 3 माइनस रूट 5 एक हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, और इसको मानेंगे परिमेय। 3 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने मान लिया परिमेय संख्या है। तब ये परिमेय संख्या है तो 3 माइनस रूट 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है, और जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है। पूर्णांक की जगह आप सहभाजी भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, a व b पूर्णांक है। अब इस प्रकार के सवाल में क्या करना, अपन को रूट वाले को अलग रखना, बाकी वाले को अलग रखना। 3 ये रहेगा, a बटा b प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का, और रूट 5 माइनस का इधर आगे हो गया प्लस का। अब हम लसब लेंगे, लसब आएगा b, तो लसब लेने पे यहाँ आएगा 3b माइनस का a बराबर में रूट 5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, चूँकि 3a व b सभी क्या है, पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है। तो अब ये सभी पूर्णांक है, इसका मतलब 3b माइनस a बटा b, पूर्णांक बटा पूर्णांक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तब अगर ये परिमेय है तो रूट 5 इसके बराबर में है, तो यहाँ लिखेंगे रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु यह इस बात का विरोध करता है, यह इस बात का विरोध करता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमने माना है वो गलत माना है ना, इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है। तो अतः 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। इसको करने का तरीका क्या है वो देखो। सबसे पहले तो अपन को रूट वाला नंबर एक तरफ रखना है, और ये पूर्णांक बटा पूर्णांक कैसी संख्या होगी, परिमेय। अब ये परिमेय है तो रूट 5 भी कैसी होगी, परिमेय होगी। परंतु ये इस बात का विरोध कर रहा है, कौन सी बात का, कि रूट 5 एक ऐसी संख्या होती है अपरिमेय, इसलिए हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। तो और ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं 2016 का, 2013 तक चलेंगे अपन, थोड़ा सा जाए, वीडियो पूरा जरूर देखें। 2016 का पेपर करते हैं अपन। प्रश्न पूछा गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 375 और 675 का एचसीएफ ज्ञात करना है, आपको मसब ज्ञात करना है। सबसे पहले करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। तो 375 में सबसे पहले भाग 2 का जाता नहीं, 3 का देंगे, 3 का भाग जाएगा एक बार, फिर जाएगा 25 बार। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग और देंगे 5 बार, और फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। अब हम 675 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाएगा, इसमें 3 दूनी 6, और इसमें जाएगा 2 5 बार, फिर 3 का और जा रहा है, 3 का भाग जाएगा 7 बार, और 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 3 दूनी 6, और फिर जाएगा 5 बार, 25 75 होता है, फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का और जाएगा 1 बार। अब हमें इसको लिखना है 375 बराबर में 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
675 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने एचसीएफ में क्या देखना होता है, एचसीएफ में देखना है हमें पेयर कितने बन रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, एक तो 3 का पेयर बन रहा है, एक देखो 5 इसमें भी 5 इसमें भी है, एक 5 इसमें भी एक 5 इसमें भी है। तो देखो 3 का एक पेयर बना, एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। आपको इसमें क्या करना है, पेयर बनाना है ना। एक तो 3 का पेयर बन रहा है ये, तो 3 बार आ गया यहाँ से, एक 5 का बन रहा है और एक 5 का और बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये 3 इसमें 3 इसमें, यहाँ पे 3 इसमें 3 इसमें, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें और 5 इसमें। तो ये आपके आंसर आएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75। तो ये चीज़ें बहुत आसान है। अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छे से आना चाहिए। अब ये सवाल वापस वही आ गया, सिद्ध कीजिए कि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने रूट 5 वाला किया था, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ वापस। तो ये पूरा हो गया पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अब बस चेंज क्या करना है, चेंज करना है बस रूट 5 की जगह रूट 6 करना है ना। तो पूरा ही मिटा देते हैं इसको अपन, पूरा मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए वापस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 6 को क्या मानेंगे, ये एक परिमेय संख्या है। तो रूट 6 बराबर ए बटा बी, जहाँ पे बी का मान 0 नहीं होना चाहिए और ए और बी क्या सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब है इनका एक के अलावा कोई भी विनिष्ट गुणनखंड नहीं है। अब वज्र गुणा करेंगे तो रूट 6 का बी से गुणा हो जाएगा, रूट 6 बी, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, रूट 6 का वर्ग 6 और फिर 6 गुणा में आ जाएगा भाग में। अब ए स्क्वायर बटा 6, इसका मतलब 6 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जो मैं लाल पेन से कर लेता हूँ ताकि पता चले क्या लिख रहे हैं। तो 6 जो है ए को भी विभाजित करेगा, इसलिए 6 ए का क्या एक गुणनखंड है। अब हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, ये जो ए है ना इसको अपन क्या मानेंगे, 6c मानेंगे। 6 क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ 6 है। 6 तो 6 लेना, 3 है तो 3 लेना, 5 है तो 5 लेना। अब ये मान अपन रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 6b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर था, ए की जगह आ जाएगा 6c। 6b स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 के पारे से कटेगा तो 6c स्क्वायर रहेगा। अब 6 गुणा में चला जाएगा भाग में, बी स्क्वायर बटा 6, इसका मतलब 6 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 6 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 6 बी को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार 6 बी का एक क्या है, गुणनखंड है। तो 6 ए का भी गुणनखंड है, बी का भी गुणनखंड है, इसका मतलब 6 ए व बी का उपनिष्ठ गुणनखंड है। उपनिष्ठ गुणनखंड है जो इस बात का विरोध करता है कि ए व बी का एक के अलावा कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने क्या माना था कि इनका एक के अलावा कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जबकि यहाँ पे एक उपनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना जो है गलत है, और ये एक रूट 6 एक ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब लेते हैं 2015 का पेपर। पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। वही सवाल है वापस, एचसीएफ ज्ञात करना आपको। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग इसमें जाएगा 48 बार, 2 का भाग 24 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। फिर हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड 404 के। 404 में भाग जाएगा 2 का 202 बार, फिर 2 का भाग देंगे 101 बार। और आपको ध्यान रखना 101 एक अभाज्य संख्या, तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा। अब 96 बराबर लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 404 इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं अपन, जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ा और बन गया, और किसी का नहीं बन रहा है। तो एचसीएफ बराबर आ गया 2 गुणा 2। यह आपकी किताब का उदाहरण है, इसका आंसर आ गया 4। अगला प्रश्न है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। देख लीजिए ये वापस आ गया, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है पूरा का पूरा। चलिए इसको अब कर देते हैं एक्सप्लेन। सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं, मिटाने का काम करते हैं ना। अब तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी कैसे करना है, क्या करना है।
चलिए शुरू करते हैं वापस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 को मानेंगे एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय मानना है, और परिमेय है इसका मतलब a/b के रूप में लिख सकते हैं। b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a व b सहभाज्य संख्या है और a व b का a के अलावा कोई विभिन्न गुणनखंड नहीं है। अब वज्र गुणा करेंगे तो √2b बराबर ये आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 2 गुणा में आ जाएगा भाग। अब a² बटा 2 का मतलब 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, तो 2a को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2a का क्या है, एक गुणनखंड है। अब समीकरण 1 में यहाँ जो ये a है ना, इसको मानेंगे अपन 2c। 2 क्यों मान रहे, क्योंकि यहाँ 2 है। अब ये मान रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 2b² बराबर a² है, a² की जगह आ जाएगा 2c। 2b² बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा 2c², 2 चला जाएगा भाग में। b² बटा 2 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। अब 2b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2b का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार 2a व b का एक विभिन्न गुणनखंड है, जो इस बात का विरोध करता है कि a व b का एक के अलावा कोई विभिन्न गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है, हमने जो माना है वो गलत माना है। तो ये √2 कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये लगभग 3-4 बार प्रश्न आ गए है ना, √2, √3, √5, √6 ऐसे इस प्रकार से। अब चलते हैं 2014, सेकेंड लास्ट ईयर का पेपर है, फिर 2013 का करेंगे लास्ट। तो प्रश्न है संख्याओं 180, 72, 252 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और आपको LCM ज्ञात करना है। दोनों पूछे तो आपको अलग अलग करना है ना, सिर्फ LCM पूछे तो साथ में कर सकते हो आप, HCF तो अलग अलग ही करना पड़ता है। ये प्रश्न देखो शायद 3 नंबर में आया था। 2 का भाग देंगे 90 बार, फिर 2 का भाग देंगे 45 बार, 45 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग देंगे 15 बार, फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 का भाग जाएगा 1 बार। आगे हम लेते हैं 72। 72 के अंदर 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 9 में 2 का जाता नहीं, 3 का देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार। आगे हम लेंगे 252। 252 में भाग देंगे 2 का 126 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 और 3 बार, और 2 का जाता नहीं, 3 का देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 का देंगे 7 बार, और 7 का देंगे 1 बार। अब हम लिखेंगे 180 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। फिर हम लिखेंगे 72 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। फिर हम लेंगे 252 को 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब हमें ज्ञात करना है HCF में क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों में हो। 2 संख्या होती है दोनों में होना चाहिए, 3 संख्या तीनों में होना चाहिए। तो ये 2 तीनों में है, ये 2 तीनों में है। इसके अलावा देखो ये 3 और ये 3। इसके अलावा पीछे कोई बचा जो तीनों में हो, ऐसा कोई नहीं जो तीनों में हो। इसका मतलब हमारे HCF आ गया। HCF में क्या करते, जो तीनों में हो या दोनों में हो उसमें से एक एक अंक बाहर लेते। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12, तो 12 आ गया इसका HCF। अब निकालते हैं LCM। LCM में आपको ध्यान रखना है ऐसी संख्या लेनी है जो ज़्यादा बार हो, है ना, तीनों में होना ज़रूरी नहीं है, पर सबसे ज़्यादा बार कितनी बार है वो लेना है। देखिए 2 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 इसमें 2-3 बार है, इसमें 2 बार है, तो ज़्यादा बार कितनी बार है, 3 बार, 3 बार लेना आपको। उसके बाद 3 देखो, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, तो 3 2 बार है तो अपन को 2 बार लेना है, 3 इंटू 3। 3 के बाद बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है। अब 5 इसमें कितनी बार है, 1 बार, तो 5 लेना आपको, नहीं है सब में तो भी लेना है आपको। फिर 5 के बाद है 7, तो 7 लेंगे। अब इन सब का कर देते हैं गुणा, तो 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72, यहाँ तक 72 हो गया। 72 इंटू 5 कर देते हैं, 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 36। अब कर देते हैं 7 से गुणा, 0 6 7 42, हासिल का 4, और 7 इंटू 3 21, 21 और 4 25, तो आंसर आ गया 2520। तो ये एक प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, इसको भी ध्यान से आप देखें, संख्या चेंज हो सकती है एग्जाम में। अब लेते हैं अपन लास्ट 2013 का पेपर। यदि आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।
44 और 99 का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले 44 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 22 बार, 2 का भाग देंगे 11 बार और 11 का भाग देंगे 1 बार। फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 99 के, और 99 में सबसे पहले 2 का भाग जाता नहीं, 3 का ही देंगे 33 बार, फिर 3 का भाग देंगे 11 बार और 11 के अंदर 11 का भाग 1 बार। अब हम 44 को लिखेंगे 2 गुणा 11 और 99 को लिखेंगे 3 गुणा 11। अब इसका ज्ञात करना एचसीएफ जो दोनों में हो, तो एचसीएफ सिर्फ कितना है इसमें 11 है। ऐसी संख्या जो दोनों में हो तो वो कौन सी है 11 है, तो 11 इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है उस बड़े से बड़े धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए। देखो बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक पूछे, इसका मतलब एचसीएफ पूछा आपसे। जो 396, 436, 542 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 5, 11 और 15 रहता हो। ऐसा प्रश्न अभी तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर पहले था तो क्या पता पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न में क्या करना है। तो जो ये शेष फल है ना, वो पहले आपको इन दी की संख्या में से घटाना है। तो सबसे पहले जो 396 है, इसमें से अपन 5 घटाएंगे, क्योंकि भाग देने पे 5 शेष फल रह रहा है ना। जो शेष फल रह रहा है वो पहले घटाएंगे, फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ आएगा 391। फिर है 436, इसमें शेष फल कितना रह रहा है 11, तो 11 घटाएंगे। 11 घटेंगे, 6 में से एक है 5, 3 में से एक है 2 और 425 आ गया। फिर है 542, इसमें शेष फल रह रहा है 15, तो 15 घटाएंगे। 12 में से 5 गए 7, 3 में से एक है 2 और 5 का 5। तो इस प्रकार से ये संख्या हमने घटा दी। अब घटाने में जो संख्या आई उसका अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, क्योंकि बड़े से बड़ा पूर्णांक का मतलब है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको, एचसीएफ को। अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भाग 9 दिन 12 नहीं 13 3 जाता है, 5 का भी नहीं जाता है। फिर देखते हैं अपन 7 का, तो 7 का भाग इसमें जाता है कि नहीं जाता है, 7 पंजे 35, 7 का भी नहीं जाता है, 7 पंजे 35, 7 का नहीं जाता है। फिर देखेंगे अपन 8 नहीं 9 का देखेंगे, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं 11, 11 या 33, 11 का भी नहीं जाता है। फिर देखेंगे 13, 13 का भी नहीं जाता है। 13 के बाद अपन देखेंगे 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 का भाग इसमें जा रहा है ना। तो 17 का भाग किया 2 बार, 17 दूनी 34, भाग करके बता देता हूँ मैं आपको। 17 दूनी 34, पीछे बचा 5 और फिर 1 आया, 17 तिया 51, भाग गया 23 बार। 23 एक अभाज्य संख्या, 23 में 23 का ही जाएगा। अगला 425। अब 425 में सबसे पहले 2 का नहीं जाता, 3 का 4 2 6 5 11, 3 का भी नहीं जाता, 5 का देते हैं। 5 का भाग जाएगा पहले 8 बार, फिर जाएगा 5 बार, पीछे से भी जाएगा 17 बार और फिर 17 के अंदर 17 का ही जाएगा। अगला है अपने 527। तो 527 में सबसे पहले देखो 3 का जाता है कि नहीं जाता है, 5 2 7 7 नहीं जाता है, 5 का भी नहीं जाता, 7 का 7 7 इंटू 7 49, 7 का भी नहीं जाता है। फिर 11 का 11 चौक 44, 11 का भी नहीं जाता है। फिर 13 का भी नहीं जाता है। फिर देते हैं 13 के बाद में 17 का भाग जाएगा इसमें, 17 एक कम 17, 527 में 17 का भाग जा रहा है, 17 तिया 51, पीछे बचा 1 और 17 एक कम 17, भाग गया 31 बार। और 31 एक अभाज्य संख्या, 31 में 31 का ही जाएगा। तो 391 को लिखेंगे 17 इंटू 23। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न मान सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या आ रही, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। और अब मैंने बता दिया तो आपको ध्यान रखना है भाग वगैरह कैसे लगाना। 17 इंटू 30। तो इसमें देखना है कि सबसे कॉमन कौन सी संख्या, सब में तीनों में कौन सी संख्या है। तो वो तीनों में जो संख्या है वो है, तीनों में कौन सी संख्या है वो है 17। तो यहाँ ऐसे भाग है 17। तो प्रश्न में पूछा था ना वो बड़े से बड़ा पूर्णांक बताइए, तो वो बड़े से बड़ा पूर्णांक कितना है, यहाँ पे 17 है। अभी 17 सही है या गलत है वो चेक करते हैं। अब देखिए 396 में आप 17 का भाग लगाओगे, शेष फल 5 बचेगा। 396 में किसका भाग लगा रहे हैं, 17 का। तो 17 दूनी 34, पीछे बचा 5 और यहाँ 6 आया, 17 तिया 51। तो देखिए शेष फल कितना बच रहा, 5। तो इस प्रकार से 17 का भाग इन सभी संख्या में लगाएंगे ना आप, तो
इसमें लगाएंगे तो 5 बचेगा, 436 में लगाएंगे 11 बचेगा, 542 में लगाएंगे तो 15 बचेगा। तो ऐसा प्रश्न अगर आता है एग्जाम में तो आप पहले क्या करोगे, जो शेष वाला है ना इन दी गई संख्या में से घटाओगे, जो पीछे जो संख्या बचेगी इनका क्या निकालना, एचसीएफ, बड़े से बड़े अपना मतलब एचसीएफ, वही हमारे प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो इस प्रकार से ये हमने जो है अभी इस वीडियो में 2013 से लेकर 2024 तक पिछले 12 सालों का जो पेपर थे वो हमने सॉल्व कर दिए। वो वही चैप्टर कौन सा है, पहला। तो इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम में लगभग हर बार एक जैसे ही सवाल आते हैं। इसी प्रकार हम चैप्टर 2nd 3rd पूरे जो 14 चैप्टर है या 13 है, 14 है आई थिंक, तो हर एक चैप्टर के हम पिछले सालों के प्रश्न हल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.